नमस्कार दोस्तों। तो अपन रिवाइज करते हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन रिवीजन फटाफट स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करते हैं। बहुत छोटा सा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में ऐसा है कि सर एक बंदा पेयर होगा, एक बंदा पेई होगा। पेयर क्या करेगा? उसको जब पेमेंट करेगा उससे पहले कुछ टैक्स का अमाउंट काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। उसको अपन बोलेंगे टीडीएस। उसको अपन बोलेंगे टीडीएस। समझ गए मेरी बात को? सर पेयर होगा, पेई होगा। पेयर क्या करेगा? पेई को पे करेगा और पे करने से पहले वो क्या करेगा? टैक्स का अमाउंट काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। इसको बोलते हैं अपन टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो सर ये टीडीएस कहाँ कहाँ काटेगा, कहाँ कहाँ पेमेंट के टाइम इसको टीडीएस काटना रहेगा? तो सबसे पहले जानते हैं सेक्शन नंबर 192। अगर एक एम्प्लॉयर है, एक सेठ जी है, अपने एम्प्लॉय को क्या करता है? सैलरी देता है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, तब वो क्या करेगा? जब वो सैलरी का पेमेंट करेगा, उसका सैलरी क्या है ना सर? टैक्सेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल इस साल का अपन बात करें तो उसका सैलरी 12 लाख से ज्यादा है। अगर आप न्यू रिजिम अपना न्यू रिजिम फॉलो करते हो या फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉलो करते हो। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉलो नहीं करते हो और वो एम्प्लॉय अपन को बता देता है, एम्प्लॉयर को बता देता है कि मेरे को भाई न्यू रिजिम फॉलो नहीं करना है, मेरे को ओल्ड रिजिम से टैक्स पे करना है, उसका सैलरी अगर 5 लाख से ज्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। और टीडीएस का लिमिट क्या रहेगा सर? बेसिक एग्जेम्पशन। 5 लाख से ज्यादा टीडीएस काटो। अगर आप न्यू रिजिम फॉलो कर रहे हो तो 12 लाख से ज्यादा तो आपको टीडीएस काटना रहेगा। और स्लैब रेट से कटेगा। सर कैसे कटेगा? फॉर एग्जाम्पल आप पूरे साल में उसको 15 लाख का सैलरी देने वाले हो, तो 15 लाख पे आप टैक्स निकालो, डिवाइड बाय 12 कर दो, हर महीने उतना होता है, आप टीडीएस काटते चले जाओ। एम्प्लॉयर कंसिडर ऑल इनकम एंड डिडक्शंस, मतलब उसकी जो भी अदर इनकम होगी, फॉर एग्जाम्पल उसको हाउस रेंटिंग का इनकम आता है, उसको अदर इनकम आता है, वो सब वो कंसिडर करेगा। वो सारी इनकम जोड़ के फिर टीडीएस काटेगा, जो जो एम्प्लॉय उसको प्रोवाइड करेगा। वो सारे डिडक्शन उसके कंसिडर करेगा। बट नॉट कंसिडर एनी लॉस एक्सेप्ट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब इनकम तो वो सारी कंसिडर करेगा, बस हाउस प्रॉपर्टी एड के लॉस को छोड़ के कोई भी लॉस को कंसिडर नहीं करेगा। सर अगर वो बोले मेरे को सर बिजनेस में लॉस हो गया, वो कंसिडर नहीं करेगा, अपने इनकम में से कम करके रिलीज नहीं काटेगा। ओनली हाउस प्रॉपर्टी एड के लॉस को यहाँ पे कंसिडर करने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगला सेक्शन 192A क्या बोलता है सर? अगर आपको पीपीएफ का बैलेंस का पैसा मिलता है, जो आपका पीपीएफ अकाउंट में जो आपने पैसा डाला उसका आपको पैसा मिलता है, अभी आपका मैच्योरिटी हो गया या फिर आप पैसा वहां से निकलवाते हो, तो उसका पेयर कौन हो सकता है? एनी पर्सन। कोई भी पेयर हो सकता है। जहां भी आपने ये अकाउंट खुलवाया है वो पेयर होगा आपका। सर पेई कौन होगा? आपका एम्प्लॉय। जो बंदा पैसा निकाल रहा है, जिसने पैसा जमा करवाया है वही निकालेगा ना। आपका एम्प्लॉय आपका पेई यानी कि जो पैसा रिसीव करने वाला है, पेयर यानी कि पैसा देने वाला है। तो अगर पेयर क्या करता है? पीपीएफ का बैलेंस पे करता है पेई को यानी कि एम्प्लॉय को, तो वो क्या करेगा? टोटल अमाउंट में से 10% काट लेगा। अगर वो टोटल अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है। अगर पीपीएफ का बैलेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है और उस पेई को मिल रहा है, तो पेयर क्या करेगा? उसका 10% काट के रख लेगा अपने पास, फिर वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल 55,000 का पेमेंट है, तो वो 5,500 टीडीएस काट लेगा, 49,500 ही पे करने वाला है अपने पेई को। टीडीएस डिडक्टेड ओनली व्हेन अमाउंट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। टीडीएस तभी टैक्सेबल होगा सर, टीडीएस तभी कटेगा जब वो क्या होगा ना, अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। समझ में आया मेरी बात को? अगर उसमें पता आपने क्या पढ़ा था? अगर 5 साल से ज्यादा का सर्विस देते हो तो आपको वो एग्जेम्प्ट होता है, आरपीएफ का बैलेंस वगैरह। तो सर उस टाइम वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वो टैक्सेबल है एम्प्लॉय के हाथ में पीपीएफ, तभी वो क्या होगा ना, टीडीएस काटेगा, अदरवाइज वो टीडीएस नहीं काटेगा। चलो सर, अगला सेक्शन 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। मतलब आपने किसी कंपनी के डिबेंचर वगैरह परचेज कर रखे हैं, उस पर कंपनी आपको ब्याज दे रही है। जब कंपनी आपको ब्याज देगी ना, तब कंपनी अगर ब्याज एक लिमिट से ज्यादा है, सर लिमिट कितनी है सर? 5,000 एंड 10,000। 5,000 एंड 10,000। सर 5,000 का लिमिट कब है? 5,000 का लिमिट तब है जब इंटरेस्ट पे हो रहा है ऑन डिबेंचर टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर एचयूएफ और इंडिविजुअल को इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है तो लिमिट रहेगा 5,000। और 10,000 का लिमिट रहेगा अगर इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, 7.5% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड पे, या नो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन एलआईसी। मेरी बात सुनो, मेरे मेरे बात सुनना। अगर 8%, 7.5% ऑफ सेविंग बॉन्ड पे ब्याज मिल रहा है, तो आपका 10,000 का लिमिट रहेगा। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ को डिबेंचर पे ब्याज दे रहे हो, तो आपका लिमिट रहेगा 5,000 का। अब मेरी बात समझना, सर अगर लिमिट एक्सीड कर गया तो आपको 10% का टीडीएस काटना रहेगा। सर पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। पेई कौन होगा सर? रेजिडेंट पर्सन। जो बंदा पैसा ले रहा है वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, ठीक है? तो उसका 10% के रेट से टीडीएस कटने वाला है। ध्यान रखना, अगर एलआईसी ने क्या किया ना सर, आपको अपने फंड पे कोई ब्याज दिया, उस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जीआईसी ने दिया, एनी इंश्योरेंस ने दिया इंटरेस्ट ऑन डीमेट सिक्योरिटीज। समझे मेरी बात को? सर आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है, आपने क्या किया ना, इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट किया।
आपने साथ में इन्वेस्टमेंट भी किया और इंश्योरेंस भी करवाया उसी कंपनी से, तो वो एक पॉलिसी बनता है जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की तरह रिटर्न देता है, बट आपका इंश्योरेंस की तरह वो रहता है। तो वहां पे आपको ब्याज मिला, तो LIC, GIC या फिर एनी इंश्योरेंस अगर आपको कहता है ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, उस पर टीडीएस आपको काटने की जरूरत नहीं है। ओनली डिबेंचर या 8%, 7.5% सेविंग बॉन्ड, अगर ऐसा कुछ आपको ब्याज मिलता है तो आपको यहाँ पे टीडीएस काटना रहेगा। वो टीडीएस कौन काटता है सर? पेयर काटता है, पे ही नहीं काटता, पेयर आपका टीडीएस काटता है। चलो अगला सर 194 की बात करता है, डिविडेंड। कंपनी क्या करती है? आपको डिविडेंड देती है। कंपनी आपको क्या करती है सर? डिविडेंड देती है। डिविडेंड देने वाला कौन होना चाहिए सर? डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए। किसको मिल रहा है सर? रेजिडेंट पर्सन को मिल रहा है सर। टीडीएस कितना कटेगा? अगर डिविडेंड का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, अगर पूरे साल में डिविडेंड का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, तो आपका 10% की रेट से यहाँ पे टीडीएस कटेगा। अगर 10,000 तक का टीडीएस, 10,000 तक का आपका डिविडेंड है, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अप टू ₹10,000 इफ पेड टू इंडिविजुअल बाय अदर देन कैश। तो कैश में तो आजकल वैसे ही पे नहीं करते, सीधे खाते में पैसे आते हैं। अगर ऐसा हुआ कि कैश में पे करा डिविडेंड, तो यहाँ पे आपको सिंगल रुपए पे भी आपको टीडीएस काटना रहेगा, ठीक है। नो टीडीएस ऑन डिविडेंड पेड टू LIC, GIC, एनी इंश्योरेंस बिजनेस ट्रस्ट बाय SPV। मेरी बात सुनो, आप LIC में आपने पॉलिसी दिया, LIC में आप प्रीमियम पे करते हो, अब LIC उस पैसे का क्या करेगा? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करेगा तो वहां से डिविडेंड भी मिलेगा, LIC को मिलेगा, GIC को मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा, बिजनेस ट्रस्ट को मिलेगा। पर ध्यान रखना, अगर आपका डिविडेंड मिलता है किसको सर? LIC को, GIC को या फिर एनी इंश्योरेंस को, इसको छोड़ दीजिए अभी ना, इसको बोलिए आप छोड़ सकते हो, ये याद रखने का जरूरत नहीं है आपको। LIC, GIC या एनी इंश्योरेंस कंपनी को अगर क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, तो वहां पे टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। वहां डोमेस्टिक कंपनी को टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। ओनली एंड ओनली रेजिडेंट पर्सन को अगर वो डिविडेंड मिलता है अदर देन LIC, GIC एंड एनी इंश्योरेंस इंश्योरर, देन अगर उसका अमाउंट 10,000 से ज्यादा, तो आपको 10% क्रेडिट से टीडीएस काटना रहेगा। अगर कैश में है तो सब 1 रुपए भी आपको टीडीएस काटने की जरूरत रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 194 194 क्या बोलती है सर? इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। मतलब ये सिक्योरिटी को छोड़ के जो अदर इंटरेस्ट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने दोस्त से उधार लिया है, उसको मैं ब्याज दे रहा हूँ, तो वो तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी तो नहीं है ना, तो उस पर मेरे को टीडीएस काटने का जरूरत है या नहीं करने का जरूरत है? मेरी बात सुनना, पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। किसी से भी अपन ने उधार लिया, वो अपन को पे करेगा? नहीं, अपन उसको पे करेंगे, बराबर। अपन ने किसी से भी उधार लिया है, तो अपन उसको ब्याज पे करेंगे ना। एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर। सर यहाँ पे प्रोफेसर का मतलब क्या जानते हैं अभी? चलो सर, पेई कौन होना चाहिए? जिसको पैसा मिल रहा है वो क्या? रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, तो आपको 10% की रेट से यहाँ पे टीडीएस काटना रहेगा। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, तो आपको 10% की रेट से यहाँ पे टीडीएस काटना रहेगा। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस ऑन टाइम ऑन रिकरिंग डिपॉजिट अप टू ₹50,000। मेरी बात सुनो, अगर नॉर्मल अपन किसी को ब्याज पे करते, तो अपन को 10% टीडीएस काटना है, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो। बट अगर बैंक वगैरह या कोऑपरेटिव बैंक वगैरह ये पे करती है ब्याज, या पोस्ट ऑफिस पे करती है ब्याज, तो उनके लिए लिमिट रखा गया है 50,000। उनके लिए लिमिट रखा गया है 50,000। और वो भी देखना पड़ेगा सामने वाला बंदा कौन है। अगर सीनियर सिटीजन है, तो वहां पे लिमिट 1 लाख का हो जाएगा, वहां पे लिमिट 1 लाख का हो जाएगा। बट अगर नॉर्मल बंदे को बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस क्या करता है? ब्याज देता है, तो वहां पे लिमिट रहेगा 50,000। अगर उससे ऊपर है तो 10% काटना है, अदरवाइज आपको नहीं काटना है। बट अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस ब्याज देता है किसको सर? वो देता है रेजिडेंट सीनियर को, सीनियर सिटीजन को देता है, तो उसके लिए लिमिट आपका रहेगा 1 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर? यहाँ पे प्रोफेसर का मतलब क्या होता है? चलो प्रोफेसर का मतलब जानते हैं। मैंने प्रोफेसर का मीनिंग कहीं कहीं दिया होगा ना? नहीं दिया? प्रोफेसर का मीनिंग नहीं दिया मैंने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तो वैसे बच्चे समझेंगे कैसे प्रोफेसर का मीनिंग क्या है? बच्चे समझेंगे कैसे प्रोफेसर का क्या मतलब है सर यहाँ पे? प्रोफेसर का मीनिंग नहीं दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलो ऐसे समझा देता हूँ ना मैं, प्रोफेसर का मीनिंग क्या होता है। चलो चलो, प्रोफेसर का मीनिंग ये होता है कि सर, कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, या वो बिजनेस में इंगेज है, तो उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ से कम है। और अगर वो प्रोफेशन में इंगेज है, तो उसका ग्रोस रिसिप्ट 50 लाख से कम है, तो वो बनेगा प्रोफेसर, वो बनेगा प्रोफेसर। प्रोफेसर का मतलब क्या है सर? अगर वो बिजनेस कर रहा है, तो उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इंडिविजुअल अचीव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो प्रोफेशन में है, तो उसका ग्रोस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वो बन जाएगा अपना प्रोफेसर। मतलब अदर देन प्रोफेसर को यहाँ पे टीडीएस काटने का जरूरत है, प्रोफेसर को यहाँ पे टीडीएस काटने का जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल अचीव है जो बिजनेस करता है, उसका टर्नओवर है 90 लाख रुपए, तो क्या सर उसको इस सेक्शन में टीडीएस काटने का जरूरत है? अगर वो किसी को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसको। समझ गए मेरी बात को? चल समझ गए सर। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 194 बी सर, अपन जीत गए। क्या जीत गए सर?
लॉटरी जीत गए, अपन लॉटरी जीत गए सर। अगर अपन लॉटरी जीत गए हैं तो अपना कोई पेयर होगा, कोई कंपनी, वो अपन को पे करेगा लॉटरी का अमाउंट, तो वो अपना टीडीएस काटेगा। अगर जो अपने लॉटरी जीता है उसका अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो वो कितना टीडीएस काटेगा सर? 30%। जितना अपना विनिंग्स है उसका 30% वो यहाँ पे टीडीएस काटने वाला है। पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन। और यहाँ पे कोई भी सेट ऑफ वगैरह आपको नहीं मिलेगा किसी भी लॉस का इनकम के अगेंस्ट। चलो, और ये लिमिट आपका सिंगल ट्रांजेक्शन वाइज है ना। अगर आपने साल में 5 लॉटरी जीती, पांचों का अलग अलग 10,000 से ऊपर का अमाउंट है तो पांचों का अलग अलग टीडीएस कटेगा। अगर तीन का अलग है और तीन का 10,000 से ज्यादा है, दो का 10,000 से कम है, तो दो का नहीं कटेगा, तीन का आपका कट जाएगा। चलो सर, 194 बीबी मतलब आप अभी लॉटरी से बहुत ऊपर जा चुके हो सर। आपने हॉर्स रेस से पैसा कमा लिया, घोड़ों की रेस से आपने पैसा कमा लिया, तो वहां पे अगर आपका विनिंग का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो आपका यहाँ पे टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 30%। पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन। सर 194 बी एक की बात करते हैं। आपने ऑनलाइन गेम खेल के पैसा कमा लिया, आपने ऑनलाइन गेम खेल के पैसा कमा लिया, तो सर पेयर कौन होगा? ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। अब मान लीजिए आपने एमपीएल खेला, तो एमपीएल आपका क्या रहेगा? पेयर होगा, आप उसके पे ही होंगे। टीडीएस कितना कटेगा सर? 30% ऑफ नेट विनिंग्स। आपने जितना पैसा डाला, जितना आपने निकाला, दोनों का डिफरेंस नेट विनिंग्स, उस पर आपका 30% टीडीएस कट जाएगा। और ध्यान रखना, ये पैसा टीडीएस कब कटेगा सर? विड्रॉल के टाइम पे। मतलब आप जीतते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, जब आप पैसा विड्रॉ करोगे एमपीएल से तब आपका टीडीएस कटने वाला है। अगर वो विड्रॉल आप 100 रुपए से ज्यादा तो महीने में, पूरे महीने में अगर आपका 100 रुपए से ज्यादा का विड्रॉल है तो आपका यहाँ पे टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 30% ऑफ नेट विनिंग्स। अब मेरी बात समझना सर, यहाँ पे नेट विनिंग्स कैसे निकालेंगे? नेट विनिंग्स अपन यहाँ पे कैसे निकालने वाले हैं? कंप्यूटेशन ऑफ नेट विनिंग्स। फर्स्ट टाइम विड्रॉल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आपने फर्स्ट टाइम विड्रॉल किया, पूरा फाइनेंशियल ईयर का आपने फर्स्ट टाइम विड्रॉल किया। एक सेकंड है ना, इसको थोड़ा सा मेजर कर लेता हूँ ना। आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर का, क्या हो रहा है, चलो, पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपने फर्स्ट टाइम विड्रॉल किया। पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपने फर्स्ट टाइम विड्रॉल किया। एक सेकंड, चलो हो गया। सर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट टाइम विड्रॉल किया है अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ए माइनस बी प्लस सी। ए माइनस ब्रैकेट बी प्लस सी। तो ए का मतलब क्या सर? अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम यूजर अकाउंट इंक्लूडिंग एनी प्रीवियस विड्रॉन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। मेरी बात, इस साल में आपने कितना विड्रॉ किया है, कितना विड्रॉ किया है, टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? सर फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया है तो फर्स्ट टाइम जितना किया उतना सारा यहाँ पे आ जाएगा। माइनस बी प्लस सी क्या है सर? बी का मतलब है नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर टिल टाइम ऑफ विड्रॉल। मतलब नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मतलब जो आपने पैसा डाला है वो टैक्सेबल थोड़ी होगा, वो तो आपने जीतने के लिए डाला है ना। वो तो आप पहले टैक्स पे कर चुके हो उसके ऊपर, तो कभी इनकम टैक्स आपने पे किया होगा या नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लिमिट में नहीं आया होगा। तो सर नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है आपका, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जो आपने पैसा डाला है पहले उसको हटा देंगे। सी का मतलब ओपनिंग बैलेंस। इस साल का आपका जो ओपनिंग बैलेंस था वो अपना हटा देंगे। क्यों सर ओपनिंग बैलेंस इसलिए हटाएंगे क्योंकि अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आता है ना साल में जो आपका पड़ा है, उस पर भी टैक्स ले लेती है गवर्नमेंट पहले। तो आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ से अपन हटा देते हैं। यहाँ पे अपने क्या किया, कितना विड्रॉ किया पूरे साल में, माइनस अपने इस साल में कितना पैसा डाला उस ऐप में, और अपना ओपनिंग बैलेंस क्या था इस ऐप का, वो दोनों अपन हटा देंगे। तो जो अब नेट विनिंग आएगा उस पर अपना टीडीएस कट जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। सर फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट टाइम विड्रॉ नहीं किया इस साल, हमने सब्सिक्वेंट विड्रॉल किए, मतलब बार बार विड्रॉ करते रहते हैं। तो सर सेकंड विड्रॉल जब अपने किया तब अपना टीडीएस कैसे कटेगा? तो अपने कितना विड्रॉ किया पूरे साल में इंक्लूडिंग प्रीवियस विड्रॉल ऑल्सो, माइनस बी प्लस सी प्लस ई। सर बी का मतलब क्या है सर? अपने कितना डिपॉजिट किया वो वाला अमाउंट। सी का मतलब ओपनिंग बैलेंस। और ई का मतलब होगा अपन नेट विनिंग अर्लियर विड्रॉन। मतलब सर पहले आपका जो विड्रॉन आया था ना नेट विनिंग्स वाला, उस पर टीडीएस कट चुका है, कट चुका है ना सर, तो उसको भी हटा दो, उसको भी ए में से हटा दो, तो आपका जो बचेगा उस पर आपका अभी टीडीएस कट जाएगा। अब सर अगर बात करूं एट द एंड ऑफ द ईयर, मैंने बोला ना एंड में अब जो विड्रॉल पड़ा है, जो बैलेंस पड़ा है, उस पर भी टीडीएस काटना होता है। कैसे करेंगे देखो, ए प्लस डी। ए बोले तो क्या है सर? पूरा अमाउंट जो विड्रॉ किया आपने पूरे साल में। डी का मतलब सर क्लोजिंग बैलेंस आ गया ना यहाँ पे, इस पे भी टीडीएस कटने वाला है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ यूजर अकाउंट उसको भी जोड़ लिया। अब माइनस कर देंगे क्या सर? बी प्लस सी प्लस ई। बी बोले तो अपने जो पैसा डाला, सी बोले तो डी, सी बोले तो जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, और ई बोले तो नेट विनिंग्स ऑफ अर्लियर विड्रॉल, जो आपने पहले विड्रॉ किया उसका नेट विनिंग क्या था वो भी अपन यहाँ से हटा देंगे। अब जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा अपना सर? नेट विनिंग्स रहेगा, उसमें आपका 30% टीडीएस कट जाएगा। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं छूट रही है। अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हो तो पूरा पूरा टीडीएस कटेगा। फिर जब रिटर्न भरोगे तो आपको 30% टैक्स तो भरना ही है, पर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना है उसके ऊपर। चलो 194 सी का बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाला।
कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सर पेयर कौन होगा? एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर। प्रोफेसर बोले तो सर जिसका अगर बिजनेस है, प्रोफेशन है तो 1 करोड़ से कम टर्नओवर है, बिजनेस है तो 1 करोड़ से कम टर्नओवर है, अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख से कम ग्रोस रिसिप्ट है। सर पेई कौन होगा? एनी पर्सन। सर पेई अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1% टीडीएस काटेगा पेयर, अगर अदर है तो वो 2% टीडीएस वहां पे काटने वाला है। सर टीडीएस कब काटना है? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ, अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, या फिर अगर सिंगल सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आपके 30,000 से कम है तो आपको टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है, बट एग्रीगेट पूरे साल का मिला के 1 लाख से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा। सर समझे मेरी बात को? अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 तक है तो आपको टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट सर अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से कम है और पूरे साल का एग्रीगेट मिला के 1 लाख से ज्यादा तो आपको यहाँ पे टीडीएस काटना रहेगा पूरे अमाउंट पे। ऐसा नहीं कि 1 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे, पूरे अमाउंट पे आपको यहाँ पे टीडीएस काटना रहेगा। टीडीएस आपको काटने का जरूरत नहीं है अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ने पर्सनल नेचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना घर बनवाया, तो आप जो मजदूरों को दो मजदूरी दोगे उस पर टीडीएस थोड़ी काटोगे, नहीं काटोगे ना। अगर आपका पर्सनल पर्पज के लिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको यहाँ पे टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। सर अगर ट्रांसपोर्टर कोई है जिसके पास 10 से कम व्हीकल है और वो आपको डिक्लेरेशन लिख के दे रहा है कि मेरे पास 10 से कम व्हीकल है, प्लीज मेरा टीडीएस मत काटो, तो आपको उसका टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अगर वो डिक्लेरेशन नहीं देता तो आप टीडीएस काटोगे उसका। ठीक है, चलो 194D का बात करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है सर? इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? एजेंट रखती है जो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता है। एजेंट को कंपनी क्या करती है? कमीशन देती है। इंश्योरेंस कंपनी कमीशन देती है, तो उस कमीशन पे इंश्योरेंस कंपनी कैसे टीडीएस काटेगी? तो पहले पेयर कौन होगा? एनी पर्सन पेई होगा, रेजिडेंट पर्सन। और सर अगर पेई क्या होगा? डोमेस्टिक कंपनी है, फॉर एग्जांपल जो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है वो डोमेस्टिक कंपनी है, तो आपको 10% टीडीएस काटना है एज ए इंश्योरेंस कंपनी। सर अगर इंश्योरेंस कंपनी का जो एजेंट है वो क्या है? अदर पर्सन है, तो उसका 2% की रेट से यहाँ पे टीडीएस कटेगा अगर टोटल पूरे साल का एग्रीगेट मिला के कमीशन 20,000 रुपए से ज्यादा होता है। अगर पूरे साल का कमीशन 20,000 रुपए से ज्यादा होता है तो यहाँ पे आपको 10%, अगर डोमेस्टिक कंपनी है सामने वाला, पेई सॉरी जिसको अपन पे कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अदर पर्सन है तो वहां पे आपको 2% का टीडीएस काटना रहेगा। चलो 194 डी का डी ए का बात करते हैं। 194 डी ए का बात करते हैं। एलआईसी मेच्योरिटी। एलआईसी मेच्योरिटी सर एनी पर्सन, रेजिडेंट पर्सन, और यहाँ पे आपको टीडीएस काटना है 2% से। सर एलआईसी आपका मेच्योर हो गया, आपने प्रीमियम पे किया, अब आपका एलआईसी मेच्योर हो गया, आपको पैसा मिल गया, तो सर अब जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है, किससे एक्स्ट्रा सर? मेच्योरिटी जो अमाउंट मिला और जो आपने प्रीमियम पे किया था अभी तक का, वो लेस कर दो, जो डिफरेंस आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है उस पर आपको टीडीएस काटना रहेगा एट द रेट ऑफ 2%। आपको 2% यहाँ पे टीडीएस काटना रहेगा अगर मेच्योरिटी का अमाउंट जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 लाख से ज्यादा है तो। चलो अगला सर 194 जी का बात करते हैं। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। आपने लॉटरी का टिकट बेचा, सर आप लॉटरी का टिकट बेचते हो किसी कंपनी के लिए, और कंपनी आपको क्या देती है? कमीशन देती है उसके ऊपर, उस कमीशन पे भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा कंपनी को, आपका टीडीएस काटेगी कंपनी। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन पे या एनी पर्सन। अगर आपका पूरे साल का कमीशन 20,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे आपका 2% के रेट से यहाँ पे टीडीएस कट जाएगा। चलो 194H का बात करते हैं। इंपोर्टेंट सेक्शन। देखो मैं इंपोर्टेंट को ऐसे मार्क कर देता हूँ ना, ये इंपोर्टेंट सेक्शन है, ये इंपोर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ज्यादा चांस रहते हैं ना। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, चलो कमीशन और ब्रोकरेज। कोई भी बंदा अदर देन प्रोफेसर। प्रोफेसर बोले तो सर अगर बिजनेस है तो 1 करोड़ से कम टर्नओवर है, अगर प्रोफेशनल है तो 50 लाख से कम टर्नओवर है। एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर पे करता है किसी बंदे को, रेजिडेंट पर्सन को, तो अगर पूरे साल का कमीशन 20,000 रुपए से ज्यादा है तो यहाँ पे उसको 2% की रेट से यहाँ पे टीडीएस काटना रहेगा। समझ गए मेरी बात को? चलिए सर 194I रेंट की बात करता है। अगर कोई बंदा किसी बंदे को रेंट पे करता है, कौन बंदा पे कर रहा है सर? एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर। एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर, और पे किसको कर रहा है सर? रेजिडेंट पर्सन को। तो टीडीएस कितना काटेगा? 2% और 10%। सर कहाँ 2 काटना है कहाँ 10 काटना है अभी जानते हैं, चलो। सर अगर रेंट का अमाउंट 50,000 पर मंथ से ज्यादा है तो, और ये लिमिट चेक होगी पर्सन वाइज नॉट प्रॉपर्टी वाइज। सर एक प्रॉपर्टी के दो ओनर है, ठीक है, एक को 20,000 रेंट दे रहे हैं, एक को 50,000 रेंट दे रहे हैं, मतलब दोनों को मिलाकर 70,000 रेंट दे रहे हैं एक ही प्रॉपर्टी के लिए। बट क्या सर यहाँ पे टीडीएस काटने का जरूरत है? बिल्कुल। एक 50,000 वाला का टीडीएस कट जाएगा, 20,000 वाला टीडीएस नहीं कटेगा। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी के दो ओनर है, एक को अपन 20,000 दे रहे हैं, एक को 40,000 दे रहे हैं, तो एग्रीगेट मिला के 50,000 ज्यादा है, बट इंडिविजुअल बात करें तो एक का 20 है एक का 40 है, तो यहाँ पे आपको टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। चलो अब मेरी बात समझना, सर कहाँ हमको 2% काटना है, कहाँ हमको 10% काटना है? अगर आप जो रेंट पे कर रहे हो वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए रेंट पे कर रहे हो तो आपको 2% काटना है। अगर आप किसी अदर एसेट के लिए रेंट पे कर रहे हो तो आपको वहां पे 10% का टीडीएस काटना रहेगा। सिंपल सा मान लो आप, अगर सर प्लांट एंड मशीनरी के लिए रेंट पे करें तो 2%,
अदर एसेट के लिए रेंट पे कर रहे हो तो 10% आपको यहाँ पे टीडीएस काटना रहेगा। सर कोल्ड स्टोरेज चार्जेस पे कर रहे हो, लमसम लीज पेमेंट पे कर रहे हो, और रिफंडेबल डिपॉजिट पे कर रहे हो, सर पैसेंजर सर्विस फीस पे कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। सर क्यों? रिफंडेबल अगर आप डिपॉजिट पे कर रहे हो तो आप कोई रेंट का पेमेंट थोड़ी कर रहे हो सर। जैसे ही आपका रेंट का पीरियड खत्म होगा आपको वापस मिल जाएगा, तो आपको वापस मिल जाएगा। अगर लमसम प्रीमियम पे कर रहे हो तो आप किसी एसेट को परचेज करने के लिए पे कर रहे हो ना प्रीमियम, तो आपको वहां पर रेंट नहीं मानना है, वहां पे आपका टीडीएस 194 आई में नहीं कटेगा। चलो अगला सेक्शन सर 194 आई है। 194 आई ए की बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा यानी कि अपना घर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, आपने ऐसा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा, तो वहां पे भी आपका टीडीएस कटेगा। सर पेयर कौन होगा? एनी पर्सन जिसको आप बेच रहे हो वो आपको पे करेगा। पे ही होगा रेजिडेंट पर्सन। और अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे 1% की रेट से यहाँ पे टीडीएस काटना रहेगा। सर प्रॉपर्टी की वैल्यू की अगर बात करूं सर, मैं तो अपना 1 करोड़ का घर भी 20 लाख में बेचा हुआ दिखा सकता हूँ अपने पेपर्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे मेरा टीडीएस नहीं कटेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन, जितने में आपने बेचा, और एसडीवी उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना चल रहा है, विच एवर इज हायर होगा ना उसको अपन मानेंगे और उसका आपको 1% देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मेरे 20 लाख का मकान है, मैंने 20 लाख में बेच दिया, और स्टैम्प ड्यूटी बोल रही है कि मेरा 80 लाख का प्रॉपर्टी का वैल्यू है इसका, तो 80 लाख पे 1% कटेगा। ठीक है, 80 लाख पे आपका 1% यहाँ पे टीडीएस कटने वाला है। इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर बेचते हो तो उस पर वैसे भी टैक्स नहीं है, तो वहां पे टीडीएस काटने का सवाल ही नहीं उठता। सेक्शन नंबर 194 आई बी। सेक्शन 194 आई बी, पेमेंट ऑफ रेंट बाय प्रोफेसर। अब देखो मेरी बात सुनो, अपन ने 194 आई पढ़ा तो अपने क्या देखा सर? सर रेंट अगर कोई अदर बंदा पे करता है अदर देन प्रोफेसर तो टीडीएस वहां पे करता है 2% और 10%। बट अगर प्रोफेसर ने रेंट पे किया तो सर, अगर प्रोफेसर ने रेंट पे किया तो सर पेयर होगा प्रोफेसर, पे होगा रेजिडेंट पर्सन। पेयर होगा प्रोफेसर, पे होगा आपका रेजिडेंट पर्सन। उसके केस में प्रोफेसर को 2% की रेट से टीडीएस काटना रहेगा। अगर अगर सर रेंट क्या है 50,000 पर मंथ से ज्यादा, तो अब वहां पहले लिमिट कम था, यहाँ पे भी 50 कर दिया, यहाँ पे भी 50 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगर 50,000 से ज्यादा का रेंट है तो आपको यहाँ पे टीडीएस काटना रहेगा अंडर सेक्शन 194 आई बी। ये क्या हुआ भाई? 194 आई बी। एक सेकंड है ना, इसको अपन सही कर सकते हैं? यस सर, इसको अपन सही कर सकते हैं। एक सेकंड, एकदम से क्या हो गया? चलो हो गया ना, हो गया। चलो 194 आई बी, लाइट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 50,000 पर मंथ से अगर ज्यादा का आपका रेंट पे करते हो आप, तो आपको यहाँ पे टीडीएस काटना रहेगा अंडर सेक्शन 194 आई बी में। और ये टीडीएस कब काटना होता है सर? जब अपन पार्टी को क्रेडिट करते हैं और पेमेंट करते हैं विच एवर इज अर्लियर, आपको यहाँ पे टीडीएस काटना रहेगा। टीडीएस डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी ऑफ लास्ट मंथ ऑफ रेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मेरी बात सुनना, आपको 194 आईबी में टीडीएस कब काटना है सर? जब आपने पार्टी को क्रेडिट किया लास्ट महीने का, मतलब पूरा 12 महीना होने के बाद जो मार्च का महीना आता है उसमें जो आपने रेंट पे किया उसमें से आपको 2% पूरे अमाउंट का काटना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को सर? समझ गए, ओके। चलो चलो चलिए नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन कौन सी है सर? 194 जी। सर अगर आप प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो या टेक्निकल फीस पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना रहेगा। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, पेयर कौन होगा? एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर। पे होगा रेजिडेंट पर्सन। और टीडीएस किस रेट से कटेगा? 2% और 10% की रेट से। सर अगर आप ईच पेमेंट 50,000 से ज्यादा करते हो, सर प्रोफेशनल फीस बोले तो सर डायरेक्टर का फीस पे कर रहे हो, सर आप सीए को पेमेंट कर रहे हो, तो यह आपका प्रोफेशनल फीस रहता है। ठीक है, आप जो लोगे ना बात सीए बनने के बाद, वो आपका प्रोफेशनल फीस रहेगा। अगर आपका फीस 50,000 से ज्यादा है तो आपका यहाँ पे टीडीएस भी काटेगा क्लाइंट। किस रेट से काटेगा सर? 2% और 10% की रेट से। सर कब 2 कटेगा कब 10 कटेगा? अब मेरी बात को समझना। 2% in case of payment to call center, fees for technical service, not being professional service, royalty और cinematography film। मेरी बात समझना, अगर आप कॉल सेंटर का पेमेंट करते हो, कॉल सेंटर भी आपको प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है ना, अगर उसको आप पेमेंट करते हो या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट करते हो, तो यहाँ पे आपको टीडीएस काटना है 2% की रेट से। यहाँ आपको टीडीएस काटना है 2% की रेट से। बट अगर आप अदर सर्विस का पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे 10% की रेट से टीडीएस काटना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीए बन गए तो आपको कोई फीस पे कर रहा है 80,000 रुपए, तो वो कितना टीडीएस काटेगा सर? 10% की रेट से वो आपका टीडीएस यहाँ पे काटने वाला है। चलो सर अगर सर कोई बीइंग प्रोफेशनल सर्विस, रॉयल्टी या सिनेमेटोग्राफी फिल्म का पेमेंट करता है सर, तो वहां पे टीडीएस 10% कटेगा, वहां पे आपका 2% नहीं कटेगा। अब मेरी बात समझना, सर डायरेक्टर फीस का कोई भी लिमिट नहीं बोले तो सर आप डायरेक्टर फीस पे कर रहे हो तो वहां पे अगर आपने 10 रुपए भी पे किया तो भी आपको टीडीएस काटना रहेगा। ये पॉइंट आप नोट कर लेना।
डायरेक्टर फीस का कोई भी लिमिट नहीं है, अगर आप उसको एक भी रुपया, सिंगल रुपया पे करते हो तो भी आपको टीडीएस काटना रहेगा, वहां पे आपका 50,000 का लिमिट नहीं रहेगा। सर फॉर एग्जाम्पल मैंने दो फीस पे की है प्रोफेशनल फीस, एक 90,000 की, एक की 2 लाख रुपए की। या सर ऐसा किया है, मैंने दो फीस पे किया है, एक तो मैंने पे किया है 40,000 रुपए, एक मैंने प्रोफेशनल फीस पे किया है 60,000 रुपए। तो क्या सर मेरे को 1 लाख का टीडीएस काट, 1 लाख पे टीडीएस काटना है या फिर अलग अलग इंडिविजुअली टीडीएस काटना है? तो इंडिविजुअली आपको टीडीएस काटना है, मतलब इस 40,000 का टीडीएस नहीं कटेगा और यहाँ पे 60,000 का 10% या 2% रिस्पेक्टिव देयर नेचर ऑफ इनकम, तो आपको यहाँ पे 2% टीडीएस या फिर 10% आपको टीडीएस यहाँ पे काटना रहेगा ओनली 60,000 का। बट अगर सर आपने डायरेक्टर फीस पे किया है, अगर आपने 10,000 भी पे किया है तो 10,000 पे आपको टीडीएस काटना रहेगा एट द रेट ऑफ 10%। चलो सर आपको टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस पेड बाय इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर देयर पर्सनल पर्पस। सर पता है अपन 194C में भी देखा था, अगर आप पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। यहाँ अगर आपने पर्सनल सर्विस लिया है, कोई प्रोफेशनल सर्विस लिया है, तो आपको यहाँ पे टीडीएस काटने का जरूरत नहीं रहेगा। वन सेकेंड, चलिए सर 194 जे समझ में आया। सर अगर आप पर्सनल नेचर का कोई प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पे टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो। सर फीस आप पे कर रहे हो, ठीक है ठीक है। इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट बीइंग एन प्रोफेसर, इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका बिजनेस है, उसका टर्नओवर क्या है 1 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि वो प्रोफेसर नहीं है। ओनली रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, नॉट रिक्वायर्ड ऑन रॉयल्टी और नॉन कॉम्पीट फीस। मेरी बात समझना सर, आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, ठीक है, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आप क्या कर रहे हो सर, रॉयल्टी या फिर नॉन कॉम्पिट फीस का पेमेंट कर रहे हो, तो आपको वहां पे टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है, चाहे आप प्रोफेसर नहीं भी हो, मतलब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओनली फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट आपको जो कर रहे हो उस पर आपको टीडीएस काटना रहेगा। अगर वो भी, अगर आप फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस जो पे कर रहे हो वो पर्सनल नेचर का है, तो आपको वहां पे टीडीएस काटने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगा। चलिए 194 के का बात करते हैं। इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट। सर म्यूचुअल फंड की आपने परचेज करा है यूनिट, वहां पे आपको इनकम हो गया, आपने उसको बेच दिया है, वहां से आपको इनकम हो गया, तो आपका पेयर कौन होगा, एनी पर्सन जो म्यूचुअल फंड का मालिक है, और आप होंगे रेजिडेंट पर्सन, वो आपको पे कर रहा है। अगर वो 10,000 से ज्यादा का पेमेंट है तो आपको यहाँ पे 10% रेट से आपको डिटेल्स काटना रहेगा। चलिए ठीक है, 194 LA का बात करते हैं। सर कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, मतलब आपकी कोई जमीन थी, गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया आपसे, तो सर पेयर होगा एनी पर्सन, पे होगा रेजिडेंट पर्सन। सर क्या आपने एनी पर्सन क्यों लिखा, गवर्नमेंट क्यों नहीं लिखा? फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने आपसे कंपलसरी एक्वायर कर ली, गवर्नमेंट ने बोला इस कंपनी को आपको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है, तो एनी पर्सन हो सकता है, पे होगा रेजिडेंट पर्सन, और आपका टीडीएस कटेगा अगर, सर अगर आपने जो कंपलसरी कंपलसरी जो आपसे परचेज करा है, अगर वो 5 लाख से ज्यादा का कॉम्पनसेशन आपको मिलता है तो वो 10% आपको टीडीएस काट के पेमेंट करेगा, वो 10% आपको टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। सर अगर एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपलसरी एक्वायर हुई है आपकी, अगर आपके कंपलसरी एक्वायर जो हुआ है एग्रीकल्चर लैंड हुआ है आपका, तो वहां पे आपको टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, पता है आपको क्या सर, एग्रीकल्चर लैंड लिखा है, यहाँ पे रूरल नहीं लिखा है ना सर, चाहे अब आपका एग्रीकल्चर लैंड रूरल हो या अर्बन हो, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये रहेगा कि जो आपका लैंड है एग्रीकल्चर वाला, वो पिछले 2 सालों में आपका एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हुआ होना चाहिए। चलो 194M का बात करते हैं। 194M क्या बोलती है, पेमेंट बाय प्रोफेसर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194C H और J। सर अगर 194C H और J में कवर नहीं होता है और प्रोफेसर बंदा है, तो सर पेयर कौन होगा, प्रोफेसर। सर 194C कौन सा था, कॉन्ट्रैक्ट वाला। 194H कौन सा था सर, कमीशन ब्रोकरेज वाला। 194 जे कौन सा था, प्रोफेशनल सर्विस वाला। सर एक में और था, पता कौन से, 194 आई रेंट वाला, जो अपने यहाँ पे पढ़ लिया था प्रोफेसर के केस में रेंट पे करने का। सर एक और था 194 ए, कौन सा सर, इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट वाला। तो इसके लिए कोई भी सबसेक्शन यहाँ पे आपको ऐसा सेक्शन नहीं दे रखा है जहां पे अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो आपको डिटेल्स काटने का जरूरत रहेगा। सर अगर आप प्रोफेसर हो और आप पे करते हो, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट पे करते हो, या फिर आप 194 का पे करते हो या 194 का पे करते हो, और पे ही आपका रेजिडेंट पर्सन, तो आपको यहाँ पे 2% की रेट से आपको डिटेल्स काटना रहेगा। अगर आप क्या करते हो ना सर, पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट करते हो, 50 लाख से अगर ज्यादा का पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे 2% के रेट से आपको टीडीएस काटना रहेगा। सर इंडिविजुअल एचयूएफ हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन रॉयल्टी या नॉन कॉम्पिट फीस और पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट 194 जे सी being a professor they have to deduct TDS under section 194F if their aggregate in financial aid exceed ₹50 lakh। सर क्या लिख दिया ऐसी बात, सर ऐसी कौन सी बात यहाँ लिख दी है, तो मेरी बात समझना। अपने क्या पढ़ा था सर, अगर आपने क्या किया, पर्सनल नेचर का कोई प्रोफेशनल फीस पे किया है तो आपको वहां पे टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अपना तलाक करवाने गए,
आपकी शादी हुई, आप तलाक करवाने गए और आपने वकील को पेमेंट किया फीस का, तो वहां पे आपको 194 जे में टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है, अगर आपका टर्नओवर चाहे 1 करोड़ से ज्यादा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आपका वो पर्सनल नेचर का था, प्रोफेशनल फीस, तो आपको यहाँ पे टीडीएस काटने का जरूरत ना। बट अगर 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 आपने क्या किया ना, अगर आप प्रोफेसर हो, और आपको क्या है ना सर, जो आपने पेमेंट किया वकील को, वो 60 लाख रुपए का पेमेंट किया, इतना तगड़ा आपका तलाक हुआ ना कि आपने वकील को 60 लाख का पेमेंट किया, तो वहां पे आपको 194 एम में आपको टीडीएस काटने का जरूरत पड़ेगा। वो चाहे वो प्रोफेशनल पर्सनल नेचर का हो, कोई दिक्कत नहीं है, 194 एम आपको टीडीएस काटना रहेगा। सेम टू सेम 194 सी के लिए, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया है और जो 50 लाख से ज्यादा है, अगर आप प्रोफेसर हो तो आपको 194 सी में तो टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है, बट आपको 194 एम में आपको टीडीएस काटने का जरूरत रहने वाला है। चलो 194 एन का बात करते हैं। सर ये टीडीएस पता कौन काटता है? 194 एन वाला ये काटती है बैंक, ये काटती है बैंक। अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो बैंक से, टीडीएस ऑन विड्रॉल, कैश विड्रॉल, अगर आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हो, तो सर आपको पैसा देने वाला कौन होगा? बैंक होगा, कोऑपरेटिव बैंक होगा, या फिर पोस्ट ऑफिस होगा। आपका पेई होगा जो पैसा रिसीव करने वाला एनी पर्सन। सर टीडीएस कटेगा 2% और 5%। सर अब मेरी बात समझना, सर आप कितना विड्रॉ करते हो? 20 लाख, 1 करोड़ या 3 करोड़, अलग अलग लिमिट दे रखा है। तो सर मेरी बात समझना, अगर सर अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉ करते हो पूरे साल में, तो यहाँ पे आपका 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। 2% की रेट से पूरे विड्रॉन का आपका 2% की रेट से आपका टीडीएस कटेगा। अगर ये लिमिट आपका 3 करोड़ हो जाएगा, जो आपका 1 करोड़ का लिमिट है वो 3 करोड़ का हो जाएगा, अगर विड्रॉ करने वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सर एनी पर्सन है। सर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा कोई भी विड्रॉ करता है तो लिमिट रहेगा 1 करोड़ का, उससे ऊपर होते ही 2% टीडीएस कट जाएगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो लिमिट आपका बढ़ के 3 करोड़ हो जाएगा, अगर 3 करोड़ से ऊपर विड्रॉ किया तो आपका 2% कटेगा, अदरवाइज आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सर अगर जो पैसा रिसीव कर रहा है, अगर उसने रिटर्न नहीं भरे लास्ट 3 ईयर्स के, पिछले 3 साल के उसने रिटर्न नहीं भरे, तो उसका लिमिट हो जाएगा 20 लाख रुपए। उसका लिमिट हो जाएगा 20 लाख रुपए, और वहां पे अगर 20 लाख से ऊपर उसने विड्रॉ किया तो उसका 2% की रेट से यहाँ पे डिडक्ट कर जाएगा। मेरी बात समझना, क्या लिखा है सर? आपको देखना पड़ेगा आपने रिटर्न फाइल किया है या रिटर्न फाइल आपने नहीं किया। अगर आपने रिटर्न फाइल किए हैं पिछले 3 सालों के, तो आपका लिमिट रहेगा 1 करोड़। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका लिमिट रहेगा 20 लाख। अगर 20 लाख से ज्यादा हुआ तो सर 2% आपका टीडीएस कट जाएगा। समझ गए मेरी बात? सर समझ गए, एक सेकंड इसको लिखा हुआ रहने दो ना, ठीक है सर। सर अगर हमारा लिमिट 1 करोड़ से ज्यादा हुआ, तो हमने रिटर्न फाइल नहीं किया, हमारा लिमिट 1 करोड़ से भी ज्यादा हमने विड्रॉ कर लिया, तो सर क्या 2% ही कटेगा? नहीं बेटा, 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में तो 2% कटेगा। अब जो 1 करोड़ से ऊपर वाला विड्रॉल है, उस पर आपका 5% की रेट से आपका टीडीएस कटने वाला है। उस पर आपका 5% की रेट से टीडीएस कटने वाला है। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका 3 करोड़ का लिमिट यहाँ पे रहने वाला है। टीडीएस एप्लीकेबल ऑन एक्सेस अमाउंट फ्रॉम लिमिट। टीडीएस आपका कितना कटेगा सर? जितना आपने एक्सेस अमाउंट, मतलब जो 1 करोड़ है या फिर 20 लाख है या 3 करोड़ है, उससे ऊपर वाला अमाउंट जो आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया उस पर कटेगा, पूरे पे अमाउंट पे नहीं कटेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया ना, आपने 3 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए, और आप क्या हो? इंडिविजुअल हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो, तो आपने 1 करोड़ से कितना ज्यादा किया सर? 2 करोड़ किया। 2 करोड़ पे आपका 2% कटेगा, अगर आपने रिटर्न फाइल किए हैं तो पहले। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए तो सर 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में 2%, 1 करोड़ से ऊपर वाले पे 5% आपका टीडीएस यहाँ पे कटने वाला है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। एक बार इसको वापस से पढ़ोगे आपका काम बन जाएगा। चलो अगला सर, अगला सर 194 पी। बैंक क्या बोलती है? जो बंदे 75 साल की उम्र से ऊपर है, गवर्नमेंट क्या बोलती है? जो बंदे 75 से ऊपर है उनको रिटर्न भरने का झंझट हम नहीं देना चाहते। अगर उनका क्या रहा है, सिर्फ पेंशन का इनकम आ रहा है, ओनली एक सेविंग खाता है, वहां से ब्याज आ रहा है, ठीक है, या फिर एफडी बना रखा है, वहां से ब्याज आ रहा है, तो उनको बार बार परेशान करेंगे, यार सर आप रिटर्न भरो, सर आप रिटर्न भरो, टैक्स भरो, ऐसा हम लफड़ा नहीं करेंगे। जो बंदे 75 से ऊपर है, तो उनके लिए बैंकों को बोला है कि जो स्पेसिफाइड बैंक है, जहां उनका पेंशन आ रहा है, जहां उनका ब्याज आ रहा है, उसी बैंक को बोल दिया एक काम करना, तो उनका पूरा टीडीएस काट ले। इनको रिटर्न भरने का जरूरत नहीं है, इनको रिटर्न भरने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सर टैक्स डिडक्टेड बाय स्पेसिफाइड बैंक इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन, जो मतलब बूढ़े आदमी, जो 75 साल से ऊपर के बंदे हैं, तो सर पेयर होगा स्पेसिफाइड बैंक, और पेई होगा रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 75 ईयर्स और मोर है। सर स्लैब रेट रहेगा आपका, स्लैब रेट रहेगा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के हिसाब से आपको, मतलब जो नॉर्मल होता है ना अपना, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% है, या फिर 75 साल की उम्र है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेके 5 लाख के बीच में 5% लगेगा, या अगर न्यू रेजिम फॉलो करते हो तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, मतलब 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से लेके 8 तक 5%, फिर आप 4-4 लाख बढ़ाते जाओ, 5-5% आप बढ़ाते जाओ, ठीक है, उसी लिमिट के हिसाब से आपका टैक्स कटेगा। और टैक्स जो आएगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है सर? उसका टीडीएस काट लेना है। देखो आगे क्या लिखा है,
स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न, उसको रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है। इफ ही प्रोवाइड डिक्लेरेशन टू बैंक अबाउट देयर हैव ओनली पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम, उसका सिर्फ पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट का इनकम है, उसी बैंक से आ रहा है, उसको टीडीएस कट जाएगा बैंक से, उसको रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है। आल्सो प्रोवाइड डिटेल ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, मतलब उसने एलआईसी वगैरह करवा रखा है तो उस डिडक्शन का डिटेल भी दे दो, वो भी उसको कंसिडर कर लेगा बैंक वाला। बैंक डिडक्टेड देयर टीडीएस आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, बस खत्म। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। चलो, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है और ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। चलो 194 क्यू का बात करते हैं। 194 क्यू का बात करते हैं, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल आप कहीं से गुड्स परचेज कर रहे हो, तो आपने परचेज करा तो आप उसको पेमेंट करोगे। अब उसको पेमेंट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा उसका एग्रीगेट पेमेंट 50 लाख से ज्यादा है या नहीं। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। सर 50 लाख से ज्यादा कौन सा वाला, टैक्सेबल अमाउंट है जीएसटी के साथ वाला? तो ध्यान रखना टैक्सेबल अमाउंट 50 लाख से अगर ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना यहाँ पे रहेगा। सर टीडीएस किस पे कटेगा? तो 50 लाख से ऊपर वाला फिगर है उस पे कटेगा या फिर पूरे अमाउंट पे? ओनली जो 50 लाख से ऊपर वाला फिगर है उस पर आपका टीडीएस कटने वाला है। तो अपने पता है एक ऊपर वाले फिगर पे ही टीडीएस कटेगा, वो अपने अभी तक दो सेक्शन में पड़ा है, एक तो 194N में पड़ा है, एक 194Q में पड़ा है। ठीक है चलो। सर पेयर कौन होगा? जो खरीदेगा माल। बायर हैविंग टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ऐसा बायर जिसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, ऐसा बायर जिसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था, वो आपका रहेगा बायर। सर रेजिडेंट सेलर आपका रहेगा रिसीव करने वाला। सर टीडीएस कितना काटना है? 0.1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 लाख, 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे आपको 0.1% आपको काटना रहेगा, और ये लिमिट आपका 50 लाख इन फाइनेंशियल ईयर पर सेलर वाइज रहेगा। ठीक है चलो। टीडीएस एप्लीकेबल ऑन एक्सेस अमाउंट ओनली, मतलब 50 लाख से कितना ऊपर अमाउंट है उस पे ओनली टीडीएस कटेगा। फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन टीडीएस अंडर सेक्शन 194 विल नॉट बी एप्लीकेबल। सर क्यों नहीं होगा? इसीलिए नहीं होगा बेटा, इसमें क्या लिखा है, बायर कौन होना चाहिए सर? इसका टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा हो। तो अगर आप पहला ही साल है आपका तो लास्ट टर्नओवर था ही नहीं अपना, तो आपको फर्स्ट ईयर में आपको 194 क्यू में टीडीएस काटने का जरूरत भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपका टर्नओवर रहेगा जीरो। चलो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है। 194R ये क्या बोलती है? टीडीएस ऑन बेनिफिट और परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब कोई आप बिजनेसमैन बंदे हो, आपको कहीं से कोई परक्विजिट मिल गया, आपने कोई आप जैसे जेठालाल है, ठीक है, जेठालाल है वो क्या करता है ना, टोनी टीवी के बहुत सारे टीवी बेच देता है, तो उसको टोनी टीवी क्या करती है, एक ट्रिप ऑफर करती है हांगकांग का। ठीक है, तो जो हांगकांग का ट्रिप का मार्केट वैल्यू है उस पर टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194R, क्योंकि आपको बिजनेस की वजह से कुछ बेनिफिट मिला है ना, तो उस बेनिफिट पे भी आपका टीडीएस कटेगा। और कौन काटेगा सर? वो कंपनी काटेगी, टोनी टीवी। तो पेयर कौन होगा? एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर, एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर। पेई होगा आपका रेजिडेंट पर्सन, पेयर होगा एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर, और पेई आपका होगा रेजिडेंट पर्सन। और टीडीएस कटेगा 10% की रेट से अगर उस परक्विजिट का वैल्यू कितना है सर? 20,000 से ज्यादा है। अगर उस बेनिफिट परक्विजिट का वैल्यू कितना है सर? 20,000 रुपए से ज्यादा है। इफ बेनिफिट और परक्विजिट वोनली और इन काइंड और पार्टली इन काइंड, मतलब पूरा कैश में नहीं, अपने हांगकांग का ट्रिप दिया वो कैश में थोड़ी था, तो टिकटें थी ना, तो सर उसका अपन क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर उसका टीडीएस काटेंगे एट द रेट ऑफ 10%। और जो कंपनी आपको गिफ्ट दे रही है तो उसको पहले मेक श्योर करना पड़ेगा कि टीडीएस का अमाउंट आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जेठालाल को कि ये लो भाई 2 लाख का हांगकांग का टिकट है, तो उसको टीडीएस कितना काटना रहेगा सर? 20,000 रुपए। तो वो पहले मेक श्योर करेगा कि जेठालाल ने उसको 20,000 रुपए दे दिए हैं टीडीएस की, उसके बाद ही वो हांगकांग के टिकट उसको देगा, अदरवाइज वो हांगकांग के टिकट उसको नहीं देगा। चलो देखो क्या लिखा है, case balance is not sufficient to deduct TDS under section 194R, then payer release the benefit or perquisite only after ensuring that tax is paid on such benefit or perquisite। उसके बाद ही वो क्या करेगा? रिलीज करेगा उसको। There is no required to check whether such benefit or perquisite taxable in hand of payee or not। आपको ये चेक नहीं करना है कि सर वो पेई के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेई बोलेगा सर मेरा इनकम ही कितना 12 लाख से कम है, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल ही नहीं है, टीडीएस मत काटो। आपको काटना है, आपको टीडीएस काटना है। टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर एप्लीकेबल वेदर इट इज कैपिटल और एसेट और नॉट, चाहे वो आपका आपने उसको जो दिया है, चाहे आपने एक फ्रिज उठा के दे दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कैपिटल एसेट है, उसके बाद भी उस पर टीडीएस कटेगा, उसके बाद भी उस पर टीडीएस कटने वाला है। अब एक नई सेक्शन इंट्रोड्यूस हुई थी 194T, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 194T क्या बोलती है सर? पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? अपने पार्टनर को सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट जो भी पे करती है, अगर उसका एग्रीगेट अमाउंट पूरे साल का 20,000 से ज्यादा है तो उस पर आपको 10% की रेट से पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस काटना रहेगा 10% की रेट से। तो पेयर कौन होगा? फर्म। पे होगा आपका कोई भी रेजिडेंट पार्टनर।
तो यहाँ पे आपका 10% से टीडीएस कट जाएगा अगर पूरे साल का एग्रीगेट अमाउंट 20,000 रुपए से ज्यादा है तो। यहाँ तक क्लियर? यस सर, हमको यहाँ तक क्लियर है। चलो अब कुछ अदर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सर 10 नंबर रिक्वायर्ड नहीं है इन सेक्शंस के लिए, नॉट रिलेवेंट फॉर सीए इंटर लेवल, सो मच। सर ड्यू डेट क्या रहेगा सर? सर टीडीएस टीसीएस की रिटर्न का ड्यू डेट क्या रहेगा? अब मेरी बात समझना, पहले अपन बात करते हैं पेमेंट का ड्यू डेट क्या रहेगा। सर आप टीडीएस का जो काटोगे ना, आप एक काम करो, जैसे आप 50,000 पे कर रहे हो, उसको आप 10% टीडीएस काट रहे हो, तो उसको 45,000 पे कर रहे हो, 5,000 अपने पास रख लिया आपने, अब वो 5,000 आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ना। आप गवर्नमेंट को पे करोगे टीडीएस, और जब वो बंदा है जिसको आपने पे किया था 45,000 रुपए, उसके खाते में गवर्नमेंट ऐड कर देगी इनकम टैक्स के खाते में, और जब वो अपना रिटर्न फाइल करेगा ना, उसको 5,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। अगर उसका इनकम टैक्सेबल हुआ तो 5,000 उस टैक्स में से एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज उसको रिफंड आ जाएगा। समझ में आया मेरी बात? समझ गए सर। चलो अब मेरी बात समझना, सर अप्रैल से लेके फरवरी तक का जो भी आप टीडीएस काटोगे, तो अगर अप्रैल में आपने टीडीएस काटा तो अगले महीने की 7 तारीख यानी कि 7 मई तक आपको जमा करवाना है गवर्नमेंट को। आपने अगर मई का टीडीएस काटा तो 7 जून तक जमा करवाना है। आपने दिसंबर का काटा तो 7 जनवरी तक आपको जमा करवाना है, और अगर फरवरी का काटा तो आपको 7 मार्च तक जमा करवाना है। समझा मेरी बात को? अगर टीसीएस का बात करें तो आपको सेम अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा करवाना है। बट अगर मार्च का आपने टीडीएस काटा या टीसीएस काटा, तो अगर आपने टीडीएस काटा मार्च का, तो आपको अगले महीने की 30 तारीख तक, यानी कि 30 अप्रैल तक आपको जमा करवाना है। मार्च का 30 अप्रैल होता है डेट। सर अगर टीसीएस की बात करें तो अगले महीने की 7 तारीख को ही आपको जमा करवाना पड़ेगा, उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहे। सर अगर आपने 194 आई ए, आई बी और एम में टीडीएस काटा, आई ए बोले तो सर वो इंटरेस्ट वाला, आई बी बोले तो रेंट जो प्रोफेसर पे करता है, एम बोले तो जो प्रोफेसर 50 लाख से ज्यादा पे करता है, 194 सी में नहीं करता, 194 जे में नहीं करता, 194 एच में नहीं करता, उसके केस में, तो उसके केस में आपको पेमेंट का टाइम दिया है अगले महीने की 30 तारीख तक। मतलब अगर आपने मार्च का पेमेंट है तो अगले महीने की 30 तारीख, 30 अप्रैल तक। फरवरी का पेमेंट है तो अगले महीने की 30 तारीख यानी कि 30 मार्च तक। सर अगर पेमेंट की बात करें, अगर पेमेंट ऐसे जुलाई का, तो अगले महीने की 30 तारीख यानी कि 30 अगस्त तक आपको टाइम यहाँ पे दिया गया है, और टीसीएस के केस में सेक्शन ही नहीं होती। चलो सर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न का बात करते हैं। सर टीडीएस का आपने पेमेंट तो कर दिया, रिटर्न कब फाइल करोगे? तो रिटर्न कब फाइल करेंगे? आपका टीडीएस का रिटर्न जाता है क्वार्टरली। अप्रैल मई जून का एक रिटर्न जाएगा, जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर का एक रिटर्न जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक रिटर्न जाएगा, और जनवरी फरवरी मार्च का एक रिटर्न जाएगा। तो अप्रैल मई जून का बात करें तो 31 जुलाई तक आपको भरना पड़ेगा। जुलाई टू सितंबर की बात करें तो 31 अक्टूबर तक भरना पड़ेगा, अगले महीने का 31 तारीख। सर अक्टूबर से दिसंबर की बात करें 31 जनवरी तक फाइल करना पड़ेगा। जनवरी से लेकर मार्च तक की बात करें तो यहाँ पे आपको एक महीना एक्स्ट्रा दिया गया है, 31 मई तक आपको फाइल करना है, 30 अप्रैल नहीं, 31 मई तक फाइल करना है। सर टीसीएस रिटर्न का बात करें तो 15 जुलाई लास्ट डेट है, 15 अक्टूबर है, 15 जनवरी है, और 15 मई है यहाँ पे लास्ट डेट आपका। ठीक है, टीडीएस के लिए 30 तारीख 31 तारीख हो जाती है, और अपने इसके लिए 15 तारीख हो जाती है नेक्स्ट मंथ की, क्वार्टर जब आपका एंड होता है तब। चलो अब बात करते हैं सर टीडीएस का रेट हमने टाइमली फाइल नहीं किया तो 200 रुपये पर डे का आपको लेट फीस लगेगा। 200 रुपये आपको पर डे का लेट फीस लगेगा। सर हमने टीडीएस हमने लेट डिडक्ट किया या लेट पेमेंट किया तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगने वाला है। सर मेरी बात समझना, अगर आपने टीडीएस लेट डिडक्ट किया, लेट आपने टीडीएस काटा बंदे का, तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ जब आपको काटना चाहिए था और जब आपने काटा उन दोनों के बीच के टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 अप्रैल को टीडीएस काटना चाहिए था, आपने 1 जून को काटा, तो अप्रैल मई और जून का भी साथ में, क्योंकि जून 1 तारीख आ गई ना, तो अगर एक दिन भी आ गया है या तो मैं कहूँ 1 मिनट भी आ गया ऊपर महीने का, तो पूरा महीना काउंट होगा। तो आपको यहाँ पे 3 महीने का 3% आपको यहाँ पे क्या करना है सर? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर आपने काटा 1 जून को, पे कब तक करना चाहिए था? 7 जुलाई तक। और अगर यहाँ पे, अगर यहाँ से बात करें तो आपको 7 मई तक ही पे करना चाहिए था। ठीक है, आपने लेट पे किया, तो यहाँ पे जितना आपने लेट पे, जब आपको पे करना चाहिए था और जब आपने पे किया, उन दोनों के डिफरेंस का क्या करेंगे अपन? 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का आपका टीडीएस कटेगा, इंटरेस्ट कटेगा सॉरी। और सर ये इंटरेस्ट किस पे लगता है? पूरे अमाउंट पे लगता है, टीडीएस फिगर पे लगता है, ओनली टीडीएस फिगर पे लगता है। ठीक है, 1.5% और पार्ट ऑफ द मंथ किसका लगेगा सर? क्योंकि आप टीडीएस पे करना है ना, उसी का अपन क्या करेंगे, छोटा हो गया ना, उसी का अपन क्या करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए सर ये अपनी बात होगी टीडीएस की, यहाँ अपना टीडीएस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अपन अब बात करेंगे टीसीएस का। अब अपन बात करेंगे टीसीएस का, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। 206C1 का बात करते हैं। आप कुछ सर्टेन गुड्स को बेचते हो, सर टीसीएस होता क्या है? टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? सेलर कलेक्ट करता है। टीडीएस में आपने देखा अगर आप पे कर रहे हो तो आप पहले काट के गवर्नमेंट को पे करोगे। टीसीएस में क्या होगा ना सर, जो आपका माल बेच रहा है, मतलब जो आपसे पेमेंट कलेक्ट कर रहा है ना, वो आपको पेमेंट तो आपसे लेगा ही, साथ में आपसे टीसीएस भी लेगा। समझ में आया?
यहाँ पे पेमेंट वाला सिस्टम नहीं है कि पेमेंट जो कर रहा है वो काटेगा। यहाँ पे क्या, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है ना वो आपसे टीसीएस भी अलग से रिसीव करेगा। पेमेंट पूरा लेगा, जैसे 100 रुपए पेमेंट ले लिया, 2 रुपए टीसीएस है तो वो 102 रुपए आपसे लेने वाला है। तो यहाँ पे आपका सेलर कौन होगा, एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर। एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर जो माल बेचने वाला है, और आपका बायर होगा एनी पर्सन अदर देन, कौन अदर देन सर, स्टार मार्क करके अपने लिखा है यहाँ पे। सर स्टार मार्क करके कहाँ लिखा है अपने, स्टार मार्क करके अपने कहाँ लिखा है सर? सर बायर कौन होगा, एनी पर्सन अदर देन कौन सर, परचेज ऑफ पर्सनल कंजम्पशन। ठीक है। पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेजिस्लेशन, कंसल्ट या ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एंड क्लब्स। अगर ये बायर है तो आपको टीसीएस काटने का जरूरत नहीं है, इनके अलावा कोई बायर है तो आपको यहाँ पे टीसीएस काटने का जरूरत रहेगा। सर क्या हमको इतने सारे नाम याद रखने हैं? याद नहीं रखने, आप 2-4 बार पढ़ो, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अगर मेरी बात सुनो, देखो सर रेट क्या रहेगी, जो स्पेसिफाइड रेट दे दिया, अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग रेट दे रखा है, और लिमिट रहेगा नील, मतलब आपने 1 रुपया का भी माल बेचा तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब दारू, दारू। ठीक है। स्क्रैप, कोई आपका स्क्रैप बच गया, मिनरल्स हो गए, या फिर कोल और लिग्नाइट और आयरन रोड्स, अगर आप इनको सेल करते हो तो यहाँ पे आपको जितना भी आपने सेल किया उसका जो अमाउंट आएगा उसका आपको 1% टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरी बात समझना, अगर मान लीजिए किसी बंदे ने दारू खुद के पीने के लिए ली है तो उसके लिए टीसीएस आपको कलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिया है उसने। ठीक है। अगर आप बिजनेस के लिए लेते हो दारू तो आपको यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तेंदुत लीव्स, सर बीड़ी के पत्ते अगर आप बेचते हो तो आपको अमाउंट तो लेना ही है, साथ में आपको टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा 5%। सर टिम्बर या अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो आपको अमाउंट तो लेना ही है, और आपको साथ में 2% आपको यहाँ पे टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा। सर यहाँ पे आपको टीसीएस काटने का जरूरत नहीं है, अगर क्या करता है ना बायर, जो एक क्या करता है, एक सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन आपको दे देता है कि जो गुड्स वो यूज कर रहा है, गुड्स जो यूटिलाइज करेगा, वो एक स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज करने वाला है, जो कि आपका जनरेशन ऑफ पावर में काम आने वाला है। देखो क्या लिखा है, नो टीसीएस कलेक्टेड इफ बायर फर्निश अ डिक्लेरेशन टू सेलर दैट गुड्स आर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, और फॉर जनरेशन ऑफ पावर। जो पावर जनरेशन के लिए आपका यूज होने वाला है, अगर ऐसे कुछ प्रोडक्ट के लिए आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पे टीसीएस काटने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलो 206C1C का बात करते हैं। सर ये सेक्शन क्या बोलती है? सर टीसीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन राइट्स। सर गवर्नमेंट क्या करती है, किसी बंदे को टोल प्लाजा का राइट ट्रांसफर कर देती है, वो क्या करता है, आने जाने वालों से टोल कलेक्ट करता रहता है, अपना पैसा वसूलता रहता है। तो ऐसे किसी राइट का आपने ट्रांसफर कर दिया, आपने राइट ट्रांसफर कर दिया, तो सर जो सेलर कौन होगा, एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर। सर जो क्या होगा, बायर कौन होगा, एनी अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई भी अगर बायर हुआ तो उसको आपको टीसीएस करना पड़ेगा सेलर को। कितना करेगा सर, 2% करेगा, और लिमिट रहेगा नील। सर किसका 2%? 2% और लीजिंग और लाइसेंसिंग और ट्रांसफरिंग एनी राइट और इंटरेस्ट इन एनी पार्किंग लॉट। किसी को पार्किंग लॉट बेच दिया तो वहां से जो आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको टीसीएस पे कलेक्ट करना पड़ेगा 2%। अगर आपने टोल प्लाजा या फिर माइन का, आपने कोई माइनिंग जगह थी माइनिंग की, वो आपने किसी को रेंट पे दे दी, तो वहां से भी आपको जो पैसा मिलेगा उस पर आपको 2% के रेट से आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। सर 206C1F का बात करते हैं, टीसीएस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल। अगर आप गाड़ी वगैरह बेचते हो, उसका वैल्यू क्या है, 10 लाख से ज्यादा है, उसका वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, गाड़ी बेचते हो, तो आपको जो सेलर है, गाड़ी का जो डीलर है ना, उसको 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, जो बंदा गाड़ी खरीदता है उससे। तो पेयर होगा, सेलर होगा एनी पर्सन अदर देन प्रोफेसर, और आपका बायर होगा एनी पर्सन अदर देन, वो सेम वही। अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज करा है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेजिस्लेशन, कंसल्टेंट, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये अगर बायर हो तो सर यहाँ पर आई थिंक ये वाला नहीं आएगा, गलती से लिख दिया है पर्सनल कंजम्पशन वाला। सर गाड़ी तो आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज करते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर इनके अलावा कोई बायर है तो यहाँ पे आपको टीसीएस कलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर इनके अलावा अगर कोई दूसरा बायर है तो आपको यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा सर, 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका एक दोस्त था, उसने थार गाड़ी ली है, कितने का लिया सर, 30 लाख रुपए का। तो सर जो कंपनी उसको बेचने वाला है थार, वो क्या करेगा, 30 लाख का 1% यानी कि 30,000 उसका टीसीएस कलेक्ट कर लेगा और उसके खाते में जमा करवा देगा। जब वो इनकम टैक्स का रिटर्न भरेगा आपका दोस्त, उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा 30,000 का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। सर अगला
206C1G का बात करते हैं, टीसीएस ऑन ओवरसीज रेमिटेंस और ओवरसीज टूर पैकेज। सर आप बाहर घूमने गए, आपका किसी ने पैकेज बना दिया, तो जो वो पैसा लेगा ना कंपनी आपसे, जिसने पैकेज बनाया आपका, तो आपसे टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। देखो ऑथोराइज डीलर है कोई, या तो कोई ऑथोराइज डीलर है या सेलर ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज वाला है, वो आपसे टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। सर बायर कौन होगा? एनी रेजिडेंट पर्सन अदर देन, वो सेम वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी है, एम्बेसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। सर टीसीएस कितना कटेगा? सर 5% और 20%। आपको चार्ट रेफर करना है, किससे टीसीएस किस पे 5 कटेगा, किस पे 20 कटेगा, तो ध्यान रखना। अगर आप ओवरसीज रेमिटेंस करते हो, ओवरसीज रेमिटेंस का मतलब क्या है? आप बाहर पैसा भेज रहे हो, इसके लिए सर आपका बच्चा पढ़ रहा होगा, या आपका कोई दोस्त रहता है, उसको आपने पैसा भेजा है, ऐसा आप बाहर पैसा भेज रहे हो। अब वो देखना पड़ेगा जो आप बाहर पैसा भेज रहे हो, वो एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हो किसी को, या फिर अदर पर्पज के लिए भेज रहे हो। अगर आप एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी को बाहर पैसा भेज रहे हो, अगर आप एजुकेशन या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी को बाहर पैसा भेज रहे हो, तो सर अगर आपने लोन लेके पैसा भेजा है तो आपको टीसीएस काटने का जरूरत नहीं है। बट अगर आपने अपने खुद के पैसे को बाहर भेजा है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर आपने एजुकेशन पर्पज के लिए, तो आपको यहाँ पे 5%, जो आपने 10 लाख से ऊपर का जो रेमिटेंस आपने किया, फॉर एग्जाम्पल आपने 6 लाख रुपए भेजे, तो आपको टीसीएस काटने का, कलेक्ट करने का जरूरत नहीं है उस कंपनी को, ठीक है। बट अगर आपने 10 लाख से ऊपर का रेमिटेंस किया है, तो वो कंपनी जो आपका पैसा भिजवा रही है, तो वो क्या करेगी? 5% आपका क्या कर देगी? टीसीएस काट लेगी यहाँ पे। सर आपने अदर पर्पज के लिए पैसा बाहर भेजा, तो 10 लाख से जितना भी आप ऊपर भेज रहे हो उस पर 20% का आपका टीसीएस कट जाएगा। बट अगर 10 लाख से कम भेजा तो उस पर आपका टीसीएस नहीं कटेगा। तो सर यहाँ पे 5% और 20% किसका कटेगा? 10 लाख से ऊपर वाले अमाउंट का या फिर पूरे अमाउंट का? तो आंसर ध्यान रखना, यहाँ पे पूरे अमाउंट का कटेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरे अमाउंट का आपका टीसीएस कटने वाला है। सर अगर किसी ने हमको बाहर का टूर पैकेज बेचा है, हम घूमने गए, और सर जब हमने घूमने गए ना, वो 10 लाख से ऊपर का पैकेज था, तो 5% कटेगा। मतलब 10 लाख, सॉरी 10 लाख तक का पैकेज था तो 5% कटेगा, तो 10 लाख से ऊपर का पैकेज था तो आपका 20% कटेगा। फॉर एग्जाम्पल सर हमारा पैकेज था 25 लाख रुपए, तो कितना टीसीएस कटेगा? सर आपका कितना कटेगा टीसीएस? आपका यहाँ पे 20% आपका टीसीएस यहाँ पे कटने वाला है। चलो सर टीसीएस हमने लेट कलेक्ट किया, तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट आपसे कलेक्ट किया जाएगा। चलो अब एक टर्म आता है एडवांस टैक्स। सर ये क्या होता है? सर टैक्स इतना गवर्नमेंट ले रही है ना, गवर्नमेंट क्या कहती है कि एक काम करो ना, आपको लगता है ना कि साल में आप इतना कमा लोगे, आप एडवांस कमा लोगे, बिल्कुल, तो हमको एडवांस में टैक्स पे कर दो, हमको एडवांस में टैक्स पे कर दो, उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। कौन से? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? अगर आपने टैक्स, आपको लगता है कि इतने साल में आप पूरे साल में इतना कमा लोगे, तो हमको पहले ही टैक्स पे कर दो, एडवांस टैक्स पे कर दो, उसको बोलेंगे एडवांस टैक्स। चलो ये एस्टिमेटेड जो आप इनकम कमाने वाले हो पूरे साल में, उस पर आपको टैक्स पे करना है। सर एडवांस टैक्स कब पे करना है? आपको लगता है कि पूरे साल में जो कमा रहे हो उस पर टैक्स का अमाउंट 10,000 से ज्यादा बनेगा, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है। अगर आप पूरे साल में जो कमाते हो उस पर टैक्स का अमाउंट 10,000 से कम ही बनने वाला है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। सर कोई रेजिडेंट बंदा है जिसका एज क्या 60 साल है, उससे ज्यादा है, उसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है, उसका बिजनेस का इनकम नहीं है, तो उसको रिक्वायर्ड नहीं है टैक्स, एडवांस टैक्स पे करने का। फॉर एग्जाम्पल आपके दादाजी है जिनका एज है 65 ईयर्स, उनको सिर्फ पेंशन आता है या फिर अदर इनकम आता है उनका, और जो अदर इनकम मिलकर सबका 20 लाख रुपए आता है, तो टैक्स तो बनेगा, बट उनको एडवांस टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। वो अपना जब रिटर्न फाइल करेंगे तब वो टैक्स पे कर सकते हैं, उस पर कोई भी दिक्कत आपका नहीं रहने वाला। सर एडवांस टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे? तो आपका जो भी एस्टिमेटेड इनकम पूरे साल में जो आप कमाने वाले हो उस पर आप टैक्स निकालो, और उसमें से जो आपने पहले टीडीएस आपका कट चुका है, टीसीएस आपका कट चुका है, या फिर एएमटी, ये इसको छोड़ दो ना यार, इसको छोड़ दो, मेट को छोड़ दो ना। सर आपको कोई रिलीफ मिलता है या फिर आपका एएमटी का क्रेडिट पड़ा है, उसको आप लेस कर दो, अब जो बचा है वो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। मतलब मेरी बात सुनो, आप पूरे साल में क्या कमाने वाले थे, कितना आपका कट गया टीडीएस टीसीएस वगैरह, वो हटा दो, उसके बाद जो बचा वो आपको गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स के फॉर्म में जमा करवाना है। तो सर क्या हमको एडवांस टैक्स पूरा एक साथ ही जमा करवाना है साल के शुरू में? नहीं, आपको यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट दिया गया है। तो सर जितना आपका टैक्स आएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे, उसका 15% आपको 15 जून तक जमा करवाना है, उसका 45% आपको 15 सितंबर तक जमा करवाना है, उसका 75% आपको 15 दिसंबर तक जमा करवाना है, उसको 100% आपको 15 मार्च तक जमा करवाना है। सर हमने जमा नहीं करवाया तो उसका ब्याज लगेगा, उसका आपका ब्याज लगेगा। सर ब्याज कैसे लगेगा? अब सुनना मेरी बात को, इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर सेक्शन 234A B C D। सर कैसे लगेगा? सुनना मेरी बात को। 234A क्या बोलता है? इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने डिफॉल्ट कर दिया रिटर्न फाइल करने में। तो सर जब आपने रिटर्न फाइल करना था, जब आपने रिटर्न फाइल किया, उन दोनों के बीच में जो आपको टैक्स पे करना था रिटर्न फाइल करते टाइम, तो आपने लेट टैक्स पे किया, तो उस पर हम ब्याज लेंगे। कब से कब तक का लेंगे सर? कब से कब तक का लेंगे?
फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। मतलब जब आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए था, फॉर एग्जांपल 31 जुलाई लास्ट डेट था, तो 1 अगस्त से हम ब्याज देना स्टार्ट करेंगे, और जब आपने रिटर्न फाइल किया तब तक का आपसे ब्याज लेंगे जो आपको टैक्स पे करना चाहिए था उस पर। ठीक है, हमको लेट टैक्स मिला, हम उस पर ब्याज लेंगे। सर कितना ब्याज लेंगे? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ और आपने रिटर्न फाइल किया 2 नवंबर को, तो यहाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने का ब्याज लगेगा। 1% यानी कि 4% आपका यहाँ पे ब्याज लगेगा। सर कितना टैक्स पे करना था आरवाई के हिसाब से, उस पर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का ब्याज लगा दो और पीरियड ऑफ डिफॉल्ट से उसको मल्टीप्लाई कर दो। सर कैसे? आपको 4 लाख रुपए टैक्स पे करना था, उसका 1% निकाल दो, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 महीने थे ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने का यहाँ पे आप ब्याज लगा दो, खत्म, सिंपल। समझ गए मेरी बात को? सर समझ गए। सर टैक्स में कितना टैक्स अपन को पे करना था आरवाई के हिसाब से, वो सेम वाली बात, टैक्स निकालो, टीडीएस टीसीएस लेस कर दो और एडवांस टैक्स पहले अगर कोई पे किया है उसको हटा दो, अब जो बैलेंस बचा जो आपको पे करना था उस पर आपको ब्याज भरना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। सर 234 बी क्या बोलता है? 234 बी क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। सर आपने एडवांस टैक्स बराबर नहीं भरा, मतलब इन किस्तों के हिसाब से आपने एडवांस टैक्स बराबर नहीं भरा, तो भी आपको ब्याज लगेगा। सर ब्याज कितना लगेगा? अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेड शॉर्ट, जो आपने कम पे किया, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का ब्याज लगेगा, वो पीरियड जितना आपने कम पे किया। सर ये पीरियड कहां से कहां तक काउंट करेंगे? तो यहाँ काउंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप 31 मार्च 2026 का रिटर्न भर रहे हो, तो 1 अप्रैल 2026 से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, और कहां तक होगा सर? जब आपने एक्चुअल में पेमेंट किया है तब तक। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 जुलाई को टैक्स पे कर दिया, तो 1 अप्रैल से लेके 15 जुलाई तक का ब्याज लगेगा, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का ब्याज लगेगा आपका यहाँ पे, 4 महीने का यहाँ पे आपका ब्याज लगने वाला है। सर एडवांस टैक्स कैसे निकालेंगे, कितना कम पे किया है? तो सर अपन क्या करेंगे, टोटल टैक्स जो आरओआई के हिसाब से आया वो ले लेंगे, टीडीएस वगैरह लेस कर देंगे, एडवांस टैक्स जो आपने पहले पे किया होगा कुछ वो लेस कर देंगे, अब जो अमाउंट बच गया है उतना भी आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना था पर आपने नहीं करवाया, उस पर अपन ब्याज दे देंगे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का। समझ में आया मेरी बात को? बिल्कुल सर समझ में आया। सर ये ब्याज आपका नहीं लगेगा 234 बी का, अगर आपने क्या कहना टोटल टैक्स का 90% अगर एडवांस टैक्स जमा करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका जो टोटल टैक्स आया रिटर्न के हिसाब से वो आया 2 लाख रुपए, और आपने एडवांस टैक्स के रूप में आपने पहले 1,85,000 जमा करवा दिए थे, मतलब 90% से ऊपर आपने जमा करवा दिया, तो आपका 234 बी का आपको ब्याज नहीं लगेगा 15,000 पे, ध्यान रखना। समझ गए सर? अब सर एक सेक्शन आती है 234 सी, ये क्या बोलती है? तो यहाँ पे मेरी बात समझना, यहाँ पे ब्याज कब से कब तक का लिया सर? जब ड्यू डेट था रिटर्न का वहां से लेके जब आपने भरा, जब आपने रिटर्न फाइल करा, ठीक है, यहाँ पे कब से कब तक का लिया? 1 अप्रैल से टिल पेमेंट ऑफ टैक्स। अब मेरी बात समझना, एक ब्याज रह गया, कौन सा ब्याज सर? इसने बोला 15 जून तक आपको 15% जमा करवाना था, फॉर एग्जाम्पल उसने नहीं करवाया, उसने सारा का सारा 100% उसने 15 मार्च को जमा करवाया, तो यहाँ कहीं कवर नहीं हुआ वो, तो गवर्नमेंट ने बोला इंस्टॉलमेंट का ब्याज हम यहाँ लेंगे 234 सी में, इंटरेस्ट फॉर डिफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आपने एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट में डेफर कर दिया, तो यहाँ उसका ब्याज अपन यहाँ पे लेंगे। 15 जून तक आपको 15% जमा करवाना था, गवर्नमेंट का अगर आपने 12% भी जमा करवा दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, कहाँ गया वो? अच्छा ये रहा, चलो मेरी बात सुनो, 12% है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 15 जून तक आपको 15% जमा करवाना था, आपने नहीं करवाया, तो सर 15% निकाल लो, माइनस जो आपने एडवांस टैक्स जमा कराया अभी तक 15 जून तक जो भी जमा कराया उसको हटा दो, उसके बाद जो बचेगा ना उस पर हम ब्याज लेंगे 3 महीने का 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ का, क्योंकि 3 महीने के बाद आपका अगला इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो 15 सितंबर को 45% जमा करवाना था, तो टैक्स का 45% निकालो और कितना अभी तक आपने जमा करवाया, अभी तक कितना भी जो पिछला इंस्टॉलमेंट जमा कराया था अभी जो करवाया सब लेस कर दो, अब जो बचा उससे अगले 3 महीने का फिर ब्याज लेंगे। फिर उसके बाद 15 दिसंबर को वो 75% जमा करवाना था, तो 75% निकाल दो और माइनस कर दो उसमें से जो आपने एडवांस अभी तक जमा करवा दिया, तो अब जो बैलेंस बचा उसका आपका 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। उससे 15 मार्च तक आपको 100% जमा करवाना था, तो 100% ऑफ टैक्स और माइनस कर देंगे अभी तक जो आपने जमा करवाया है, जो डिफरेंस आएगा उस पर आपका 1 महीने का ब्याज लगेगा। 1 महीने का क्यों लगेगा सर? क्योंकि 1 अप्रैल से तो ये वाला ब्याज स्टार्ट हो जाता है, तो ये वाला ब्याज जो लगेगा 234 सी का वो अपना 31 मार्च तक ही लगेगा, तो यहाँ पे अगर बात करें तो सिर्फ मार्च का महीना बचता है, तो 1 महीने का आपका यहाँ पे ब्याज लग जाएगा। अब मेरी बात समझना, ये वाला ब्याज नहीं लगेगा अगर आपने क्या किया ना सर, यहाँ आपको 15% जमा कराना था, अगर आपने यहाँ पे 12% भी करवा दिया तो ये ब्याज नहीं लगेगा। यहाँ पे 45 करवाना था, अगर आपने यहाँ 36% भी करवा दिया तो ये भी आपके यहाँ पे ब्याज नहीं लगेगा।
बट यहाँ पे आपको 75 और यहाँ पे आपको 100 ही जमा करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये ब्याज आपका लग जाएगा। तो ये फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, थोड़ा रिलीफ दे दिया है कि बच्चों को यहाँ पे पता नहीं होता, बच्चे को नहीं बोल रहा हूँ, जो इनकम कमा रहा है उसको पता नहीं होता कि मैं कितना कमाऊंगा, तो वो 12% या फिर 36% भी जमा करवा देता है, तो कोई उसका दिक्कत नहीं रहने वाला। चलो, if SSC opt for section 44 ADA, then interest under section 234C will be applied from the last installment। पता है आपने AD और ADA पढ़ा था, ADA वाला प्रोफेशनल वाला, और AD वाला वो वाला 3 करोड़ 1 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है, नहीं 2 करोड़ तक आपका टर्नओवर, तो 44 AD में आप रिटर्न भर सकते हो। ये लिमिट आपका 3 करोड़ हो जाएगा अगर आपका रिसिप्ट 5% तक है तो कैश वाला। तो वहां पे आपको पता है एडवांस टैक्स आपको 15 मार्च तक ही जमा करवाना होता है, तो उनके केस में आपका ओनली 15 मार्च से ही कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, और 1 महीने का ही आपका यहाँ पे ब्याज लगने वाला है अगर आपने जमा नहीं करवाया तो। चलो, और आपका 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम या फिर पीजीबीपी का इनकम है, वो फर्स्ट टाइम हुआ है आपको पूरी अपनी पूरी जर्नी में अभी तक, मतलब आपने फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया, आपको यहाँ पे पहली बार बिजनेस का इनकम हुआ है, तो आपको 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा उसका रीजन बता देता हूँ आपको मैं। सर आपने कैपिटल गेन कमाया, तो आपको साल के स्टार्टिंग में थोड़ी पता था कैपिटल गेन आप कमाओगे, तो उसका 45% 30% आप कैसे निकालोगे, पता ही नहीं चलेगा। 15% कैसे निकालोगे, 45 कैसे निकालोगे, तो उस पर अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये वाला इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये तो लगेगा, ये तो लगेगा, पर ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, आपने कैजुअल इनकम कमाया, आपने पत्ते खेले, आप जीत गए, तो आपको साल के स्टार्टिंग में थोड़ी पता था आप जीतोगे, तो उसका 15% आप पहले जमा करवाते, तो 234C का तो नहीं लगेगा, पर आपने पूरे साल में कमाया है ये आपको पता था, तो आपको एडवांस तक तो जमा करवा देना चाहिए था ना 31 मार्च तक, तो 234B का तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। और पीजीबी में आपको पता नहीं है कब आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो भी आपका 234C का यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। चलो, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। यहाँ आके अपना पूरा टीडीएस एंड टीसीएस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एडवांस टैक्स के साथ में। तो इसको आप बार बार सुनोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो आपको चैप्टर पूरा याद हो जाएगा, और इन नोट्स को आप फॉलो करोगे तो आपका काम यहाँ पे बन जाने वाला है। चलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है रिवीजन लेक्चर, और इससे मोटिवेशन मिलता है कि भाई काफी लोग मेरे को देख रहे हैं, और किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप डाल सकते हैं अपना डाउट इस नंबर पे, और अपन फटाफट से डाउट को रिजोल्व कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले रिवीजन लेक्चर में, जो अपना लास्ट लेक्चर रहेगा आरओआई वाला। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय।